जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज से हम हिंदी पेडागोजी के लास्ट अध्ययन पुनः शिक्षण के बारे में आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे हम देखेंगे कि पुनः शिक्षण जो है, तो पुनः शिक्षण को उपचारात्मक शिक्षा भी कहते हैं। पुनः शिक्षण जो है, पुनः शिक्षण का मतलब ये होता है प्यारे साथियों कि जैसे एक शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है। जैसे ये छात्र हो गए, ये बहुत से छात्र हो गए, ठीक है, मान लीजिए एक समूह में। तो क्या होता है कि एक कक्षा में छात्र जो होते हैं तो कई बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी जो अधिगम क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है, वह अलग अलग होती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब एक कक्षा में शिक्षक के द्वारा संचालन किया जाता है तो सभी लोग जितने भी छात्र हैं वो भी अलग अलग उनकी अधिगम क्षमता होती है, जिसके कारण पुनः शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम आगे के टॉपिक में समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुनः शिक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं, यह एक सर्कल है जो इस तरह चलता है। इसमें पाठ नियोजन किया जाता है, फिर शिक्षण के बाद फिर क्या होता है कि प्रश्न का पोषण, यानी पहले शिक्षण किया जाता है, फिर पोषण, है ना, फिर पुनः पाठ नियोजन, यानी जब छात्रों से किसी भी स्तर पे कठिनाई होती है तो उसका पुनः नियोजन किया जाता है, फिर पुनः शिक्षण किया जाता है और पुनः प्रश्न पोषण किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार जो है तो पुनः शिक्षण की प्रक्रिया है। चलिए अब हम देखेंगे पुनः शिक्षण क्या है। तो यहाँ पे पुनः शिक्षण का मतलब होता है, इसको पुनः शिक्षण को उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि शैक्षिक निदान का प्रयोजन ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो शैक्षिक निदान क्या होता है? जैसे छात्रों की कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, सोचने में, समझने में, अधिगम पाठ सीखने में। तो इस प्रकार जो समस्या है, उन समस्याओं का नियोजन करना, उनका निदान करना, वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी इसका निदान हम किस शिक्षण के माध्यम से कर सकते हैं? उपचारात्मक शिक्षण के सहायता से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, शैक्षिक निदान के माध्यम से किसी एक बालक की कठिनाइयों का पता लगाकर उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो शिक्षण कार्य किया जाता है वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कक्षा क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। एक शिक्षक के द्वारा किसी पाठ पर अध्ययन कराया गया, तो उस अध्ययन का क्या असर हुआ कि कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, उन बच्चों के लिए फिर अलग से पुनः उनकी समस्याओं को जान करके, किसको समझ में नहीं आया, कौन सा शब्द, कौन सा टॉपिक किसको समझ में नहीं आया, उन सारे शब्दों या टॉपिकों को के बारे में पता लगाकर, उनकी समस्याओं को पता लगाकर उनकी समस्या या उनकी कठिनाइयों का निदान कार्य किया जाता है। तो वह किसके माध्यम से किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे उपचारात्मक या पुनः शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें उपचारात्मक शिक्षण के कुछ रूप हैं, विशेष रूप है। जैसे बालक की कठिनाइयों का सामूहिक निवारण। तो यह उपचारात्मक शिक्षण का एक प्रकार है, या कहे तो इसका एक महत्व है या रूप हो सकता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि बालक की जो कठिनाइयां हैं उनको एक सामूहिक रूप में निवारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बालक है, उसको किसी विषय में, किसी टॉपिक पे समस्या है, कोई दूसरा बालक उसको समझने में समस्या है, तो पहले उन सारी समस्याओं को एकत्रित कर लिया जाता है और सामूहिक रूप से उन समस्याओं व कठिनाइयों का निवारण किया जाता है। दूसरा, व्यक्तिगत भेद के आधार पर बालक को व्यक्तिगत प्रशिक्षण का अभ्यास। तो क्या होता है कि कक्ष में बालक के कई सारे भेद होते हैं, मतलब कई अंतर वाले होते हैं। किसी को पढ़ने में ज़्यादा दिमाग चलता है, किसी को समझने में, किसी को याद करने में। तो उसमें क्या होता है कि कई प्रकार के बालक अध्ययन करते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो व्यक्तिगत प्रशिक्षण व अभ्यास की समस्या उनमें आ जाती है। तो इस प्रकार की समस्या को दूर किया जाता है। फिर उपचार गृह भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से। तो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हम उनका उपचार गृह व भाषण प्रयोगशाला में भी उनका जो है तो उनकी समस्या का समाधान
कर सकते हैं, यानी भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से उनको हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चौथा है शुद्ध भाषा उच्चारण प्रशिक्षण व अभ्यास। तो इस उपचारात्मक शिक्षण की सहायता से हम उनमें शुद्ध भाषा का विकास कर सकते हैं, उच्चारण करना सिखा सकते हैं ना, प्रशिक्षण व उनको अभ्यास करा के उनकी भाषा कौशल को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम देखें कि कठिनाई शास्वर वाचन संबंधी कठिनाई, तो उनमें जो शास्वर का मतलब होता है जब एक शिक्षक के द्वारा, पहले शिक्षक के द्वारा बोला जाता, फिर बालकों या छात्रों के द्वारा बोला जाता हो, तो उसमें शास्वर वाचन होता है, जिससे क्या होता है उनकी जो याद करने की क्षमता उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण, इसके महत्व के बारे में। तो यह इसमें क्या होता है आदर्श वाचन, यानी उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि आदर्श वाचन होता है, यानी शिक्षक के द्वारा शास्वर वाचन कराया जाता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में छात्रों के द्वारा भी आदर्श वाचन किया जाता है, जिससे के कारण उनकी अनुकरण शक्ति वृद्धि होती है। फिर क्या है शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण उचित स्तर। तो इससे क्या होता है कि बालकों में जो होता था शुद्ध उच्चारण होता भाषा का, वह उच्चारण करना सीख जाते हैं और उचित स्वर में बोलना सीख जाते हैं, तथा साथ ही बच्चे क्या करते हैं यति गति प्रवाह आरोह अवरोह, यानी अन्य जो भाषा की जो इकाइयाँ हैं, भाषा की जो गतियाँ, उनको भी करना सीख जाते हैं। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं कि अशुद्धियों का पता लगाने में। तो उपचारात्मक शिक्षण की सहायता से बालकों की जो अशुद्धियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो उनकी कमियाँ, उनको भी आसानी से पता लगाया जा सकता है, जिससे कि छात्रों की कठिनाइयों को समाधान किया जा सके। ठीक है, चलिए तीसरा हम देखेंगे कि शब्दार्थ संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, यानी उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से जो उनकी शब्द से संबंधित, जो शब्दों के अर्थ से संबंधित कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक बालक है, उसको अब मस्तिष्क बोलना है ना, तो वह मस्तिष्क को किसी अन्य रूप में लिख सकता है, तो उसको हम उसके जो शब्द अर्थ हैं उनको भी आसानी से हम समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे अर्थ ग्रहण करना। तो जो शब्द के अर्थ हैं, जैसे मैं मान लिए आगम आना है ना, तो उससे क्या क्या होता है कि वह यह आगम आगम या आना का अर्थ समझेगा कि ये मुझे आने के लिए बुला रहे हैं, तो इस प्रकार जो शब्द है उनका अर्थ वह समझ सकता है। ठीक, फिर क्या है अधिक से अधिक वाचन कराना चाहिए, यानी उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से ही हम बालकों में अधिक से अधिक वाचन प्रक्रिया कराएंगे, उनसे सस्वर वाचन में पाठ पढ़ाएंगे, हम भी पाठ पढ़ेंगे और उनको पढ़वाएंगे, तो इससे क्या होगा उनमें सस्वर वाचन की जो है तो क्षमता बढ़ेगी। फिर अच्छे आचरणों का वाचन करना चाहिए, अच्छे अग्रतरणों, यहाँ पे अग्रतरणों लिखा साथियों, यहाँ पे देखेंगे तो अच्छे अग्रतरणों का वाचन करना चाहिए, यानी उनमें जो है तो अच्छे विषय वस्तु या पाठ के बारे में आचरण और वाचन कराना चाहिए, जिससे उनकी जो कठिनाइयाँ उनको आसानी से दूर कराया जा सके। 6वें नंबर पे है कविता भाषण वाद विवाद अंताक्षरी का आयोजन करना चाहिए, यानी बच्चों में उपचारात्मक शिक्षण, यानी उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए बच्चों के बीच कविताओं का आयोजन करना चाहिए, भाषण का, वाद विवाद का, अंताक्षरी आदि जो आयोजनों का आयोजन करना चाहिए, जिससे उनकी जो समस्याएं उनको अधिक से अधिक दूर किया जा सके। फिर देखेंगे महापुरुषों की कहानियाँ है ना सुनाए, तो बच्चों के बीच महापुरुष जैसे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी है ना, इन जो महान पुरुष है, लक्ष्मीबाई, इनके बारे में कहानियाँ सुनानी चाहिए बच्चों के बीच, जिससे उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो शब्दों को समझने की जो क्षमता, उसका विकास हो सके। फिर क्या जीवन से संबंधित अवतरण दिए जाएं, यानी बच्चों को जीवन का मूल्य समझाया जाए, उनके सामाजिक जो संबंध है उनके बारे में बताया जाना चाहिए, जिससे उनके मन में क्या होता है समाज के प्रति अपने एक सहयोग की भावना और दूसरों के प्रति संबंध की भावना भी जागृत होगी, और उनका जो उपचारात्मक शिक्षण या पुनः शिक्षण, उनकी जो समस्याएं वह दूर हो सकती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये हिंदी पेडागोजी का लास्ट
टॉपिक है और हम धीरे धीरे जो है तो टॉपिक बाय टॉपिक जो वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।